हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षा या फिर इम्यूनिटी। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रतिरक्षा के बारे में डिटेल से। अगर हम देखें प्रतिरक्षा क्या है, तो हमारे शरीर में रोगजनकों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, जर्म से लड़ने की शक्ति होती है, जिसे यहाँ पे प्रतिरक्षा कहा जाता है। और ये हमें कहाँ से मिलती है? प्रतिरक्षा तंत्र से। हमारे बॉडी में एक तंत्र या फिर सिस्टम कार्य करता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र या फिर इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है, और वहाँ से हमें इम्यूनिटी मिलती है। अगर हम यहाँ पे देखें प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिरक्षा यहाँ पे दो प्रकार की होंगी। पहला है सहज प्रतिरक्षा, जिसे यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है, और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, यहाँ पे हम देखें सहज प्रतिरक्षा क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही पाई जाने वाली प्रतिरक्षा को सहज प्रतिरक्षा कहा जाता है। मतलब ये हमें जन्म से ही मिली हुई होती है। यहाँ पे देखिए ये विभिन्न प्रकार के अवरोध या फिर बैरियर उत्पन्न करते हैं और हमारे शरीर को यहाँ पे रोगाणुओं से सुरक्षा पहुंचाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जो सहज प्रतिरक्षा है वे कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है संरचनात्मक या फिर शारीरिक अवरोध, दूसरा है क्रियाविधि से संबंधित अवरोध, तीसरा है कोशिकीय अवरोध। यहाँ पे तीन प्रकार होते हैं किसके? सहज प्रतिरक्षा के। यहाँ पे यदि हम देखें शारीरिक अवरोध क्या है, तो शारीरिक अवरोध में ऐसे अवरोध हमारे शरीर में आएंगे जो कि शरीर के अंदर रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें त्वचा या फिर हमारी जो स्किन है वो शारीरिक अवरोध है, जो कि यहाँ पे जर्म्स या फिर जो वायरस, बैक्टीरिया जो होते हैं उसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। त्वचा की जो बाहरी परत होती है दोस्तों, उसका पीएच वैल्यू जो होता है 3 से 5 होता है, जो कि जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, उसके वृद्धि को रोक देता है और शरीर में हमारे इंटर करने उन्हें नहीं देता। दूसरा देखिए यहाँ पे म्यूकोसा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। दोस्तों, यहाँ पे जो म्यूकोसा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक प्रकार की मेम्ब्रेन या झिल्ली है, जो कि यहाँ पे हमारे आंतरिक जो अंग हैं उन्हें ढकने का कार्य करती है। यहाँ पे देखिए श्वसन, जठरांत्र, जनन मूत्र पथ, यहाँ पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि यहाँ पे रोगाणुओं को नष्ट करने या फिर उनका जो ग्रोथ है उसको रोकने में सहायता पहुंचाती है। दोस्तों, यहाँ पे जो म्यूकोसा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं और सीलिया पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे देखें सीलिया क्या है, तो सीलिया छोटे छोटे रोम होते हैं दोस्तों, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो श्लेष्मा कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा यहाँ पे श्लेष्मा या फिर एक चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसका सिक्रीशन होता है, जिसके कारण जीवाणु जो होते हैं वो म्यूकोसा या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस झिल्ली में चिपके रह जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सीलिया इनमें पाए जाते हैं वे क्या करते हैं? गति करते हैं और इन जीवाणुओं को शरीर से बाहर ढकेल देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सहज प्रतिरक्षा का दूसरा यहाँ पे प्रकार, जिसे कहा जाता है क्रियाविधि से संबंधित या फिर कार्यकी से संबंधित अवरोध। शरीर में कुछ ऐसी क्रियाविधियां या फिर अनुक्रियाएं होती हैं जो कि जीवाणु की वृद्धि को यहाँ पे रोक देती हैं। शरीर में ऐसी प्रतिकूल अवस्था बना देती हैं जीवाणुओं के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, मुख्यतः कहें जर्म्स के लिए, जिसके चलते वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ देखिए अमाशय या फिर स्टमक का जो अम्ल है HCl है, मुख में पाए जाने वाला जो लार है, नेत्र के जो आंसू हैं या फिर हमारे आँखों के जो आंसू हैं, वे सभी यहाँ पे सूक्ष्म जीवों को, जर्म्स को रोकते हैं, उनके ग्रोथ को रोकते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए ज्वर या फिर जो फीवर है, शरीर का अधिक ताप यहाँ पे जीवाणुओं का जो ग्रोथ है दोस्तों उसे रोकने का कार्य करता है। इस प्रकार जब भी हमें कोई संक्रमण हो जाता है, कोई जर्म्स हमारे बॉडी में अंदर प्रवेश कर जाता है, तो हमारा शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये एक
पॉजिटिव तरीके से हम ले सकते हैं कि हमारा शरीर जर्म्स के प्रति यहाँ अनुक्रिया कर रहा है, जिससे कि उसका ग्रोथ यहाँ पे जर्म्स का रुक जाएगा। साथ ही साथ हमें पता चल जाता है हमारा जो टेम्परेचर बढ़ जाए बॉडी का, कि हमारे बॉडी में यहाँ पे अब जर्म्स इंटर कर चुका है और हमें इसका इलाज करना चाहिए। दूसरा देखें यहाँ पे पीएच, ठीक है, शरीर के अनेक भागों की अम्लीय पीएच भी यहाँ जीवाणुओं के वृद्धि को रोकते हैं। जैसे कि देखिए मुख गुहा आमाशय योनि मार्ग का पीएच जो होता है वो अम्लीय होता है या फिर एसिड होता है, ठीक है। तो जिसके चलते यहाँ पे क्या होता है, जो जर्म्स हैं दोस्तों वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तीसरा है यहाँ पे देखिए श्रवण या फिर सिक्रीशन, शारीरिक श्रवण जैसे कि आंसू, लार, सीबम, म्यूकस में यहाँ पे लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। एंजाइम है ये एक प्रकार का। इस कारण जीवाणु यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं या फिर बढ़ नहीं पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सहज प्रतिरक्षा का तीसरा प्रकार है कोशिकीय अवरोध। हमारे शरीर में यहाँ पे WBC या फिर वाइट ब्लड सेल का एक प्रकार है, ब्लड में पाए जाने वाला। वो क्या करते हैं, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, जो कि यहाँ पे कोशिकीय अवरोध का एग्जाम्पल है। दोस्तों WBC वाइट ब्लड सेल्स एक कोशिका या फिर सेल है, जिसके कारण इसे कोशिकीय अवरोध में रखा गया है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। पहला तो सहज प्रतिरक्षा देख लिया हमने प्रतिरक्षा के प्रकार में। अब देखेंगे उपार्जित या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे यदि हम देखें उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, तो जब हमारा शरीर पहली बार रोग जनकों का सामना करता है तो कम शक्ति से उनके खिलाफ अनुक्रिया करता है, जिसे यहाँ प्रथम अनुक्रिया कहा जाता है। मतलब हमारे बॉडी में पहली बार जब कोई जर्म्स इंटर करेगा तो हमारा जो बॉडी है उनके खिलाफ यहाँ पे एक बैरियर की तरह कार्य करेगा, जिसे प्रथम अनुक्रिया कहा जाता है। जब रोग जनकों या फिर जो जर्म्स होते हैं उनसे दूसरी बार सामना होता है हमारे बॉडी का, तो यहाँ पे उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है, जिसे द्वितीय अनुक्रिया कहा जाता है। दोस्तों यहाँ प्रथम अनुक्रिया पहले बार जर्म्स का इंटर होना और द्वितीय अनुक्रिया दूसरे बार उसी जर्म्स का इंटर होना, ये दोनों मिलाकर यहाँ पे अर्जित या फिर उपार्जित या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। यहाँ पे जो उपार्जित प्रतिरक्षा में प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षाएं अनुक्रियाएं हुई किसके खिलाफ, जर्म्स के खिलाफ। वो हमारे शरीर के रक्त या फिर ब्लड में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणु या फिर लिम्फोसाइट के द्वारा होती हैं। ये हैं बी लसिकाणु या फिर बी सेल और दूसरा है टी लसिकाणु या फिर टी सेल। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बी सेल वो रोग जनकों की अनुक्रिया के लिए यहाँ पे हमारे ब्लड में प्रोटीन बनाता है, बहुत ही संख्या में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करता है, जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो जर्म्स होते हैं वो उससे यहाँ पे फाइट करते हैं। कौन, बी सेल के द्वारा निर्मित प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों उन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। यहाँ पे बी लसिकाणु या फिर बी सेल के द्वारा एंटीबॉडी बनाया गया। अब यहाँ पे देखेंगे जो टी सेल होते हैं वो क्या करते हैं। टी सेल दोस्तों खुद यहाँ पे एंटीबॉडीज या फिर प्रतिरक्षी नहीं बनाते हैं, पर यहाँ पे क्या करते हैं, जो बी सेल थे उसका हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ताकि बी सेल यहाँ पे क्या कर सके, प्रोटीन बना सके, जिसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, एंटीबॉडीज कहा जाता है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगर हम देखें सक्रिय प्रतिरक्षा जिसे एक्टिव इम्यूनिटी और निष्क्रिय प्रतिरक्षा जिसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है, वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहले सक्रिय प्रतिरक्षा, जब यहाँ पे हमारे बॉडी में कोई रोगाणु पहली बार शरीर में इंटर करेगा तो हमारे शरीर में क्या बन जाते हैं, प्रतिरक्षी पैदा हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं दोस्तों, जो जर्म्स होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे शरीर में अपने आप ही क्या निर्मित हो गई, प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी यहाँ पे निर्मित हो गई, किसके खिलाफ, जर्म्स के खिलाफ, जिसे क्या कहा जाता है, सक्रिय प्रतिरक्षा
कहा जाता सक्रिय यहाँ पे प्रतिरक्षा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो जर्म्स हमारे बॉडी में इंटर हुई उसे हम यहाँ पे एंटीजन कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं एंटीजन के खिलाफ ही यहाँ पे एंटीबॉडी का निर्माण हुआ हमारे ब्लड में। ये जो एंटीजन होते हैं या फिर जो जर्म्स होते हैं वे जीवाणु हो सकते हैं, मृत रोगाणु हो सकते हैं या फिर प्रोटीन के रूप में भी ये हो सकते हैं। दोस्तों जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है या फिर एक्टिव इम्यूनिटी है वो यहाँ पे धीमी गति से होती है और इसकी पूरी प्रभावशाली अनुक्रियाएं यहाँ पे प्रदर्शित करने में समय लेता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो जर्म्स इंटर किया तो यहाँ पे प्रतिरक्षा निर्मित हुआ या फिर एंटीबॉडी निर्मित हुआ, वो यहाँ पे अपना जो बैरियर बनाने में थोड़ा टाइम दोस्तों यहाँ पे सक्रिय प्रतिरक्षा तो हो गया। अब देखते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। यहाँ पर निष्क्रिय या फिर पैसिव इम्यूनिटी बात करें तो जब शरीर में टीकों के द्वारा बने बनाए प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी प्रवेश कराए जाते हैं तो उन्हें निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सांप के काटने पर लगाया जाने वाला इंजेक्शन, टिटनेस का टीका, ये सब टीका क्या है, वो एंटीबॉडीज होते हैं दोस्तों, जो कि शरीर में यहाँ पे इंटर कराया जाता है, जो कि शरीर के द्वारा निर्मित नहीं होता है, उसे बाहर से शरीर के अंदर डाला जाता है, इसीलिए इन्हें निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये दोस्तों यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरक्षा का और एक अच्छा एग्जाम्पल माँ का दूध। यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के द्वारा स्रावित जो दूध है या फिर जो लैक्टेशन जब मदर को होगी तो उसके दूध को पिलाना बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में कोलोस्ट्रम नामक एक तरल पीला पदार्थ उसमें पाया जाता है। शुरुआत के दिनों में यहाँ लैक्टेशन की बात हो रही है, जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रतिरक्षी पाया जाता है, जो कि शिशु के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे को माँ के दूध से प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी मिल रही है। यहाँ बच्चे के शरीर में दूध से प्रतिरक्षी नहीं बन रही है, इसीलिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ देखिए, गर्भावस्था या फिर प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे भ्रूण को भी अपरा या फिर जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, जो कि मम्मी और बच्चे, मदर और बच्चे दोनों को जोड़े रखता है, प्लेसेंटा या फिर अपरा, उसके द्वारा यहाँ माँ से कुछ प्रतिरक्षी बच्चे को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पे सक्रिय प्रतिरक्षा भी हो गया, निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है और इम्यून सिस्टम में जो इम्यूनिटी हमें मिलती है इम्यून सिस्टम से वो किस प्रकार है और इसके कितने प्रकार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।